Hello dear students, so welcome again to this channel. आज का वीडियो हमारे चैनल में होगा क्लास 11th के लिए। और लास्ट क्लासेस में अपने लास्ट वीडियोस में हमने देखा वर्क एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। वर्क डन के बारे में हमने जाना, एनर्जी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, all the mathematical formulae, all the concepts we have discussed. लास्ट क्लास में हमने पावर के बारे में जाना, एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स में, दैट इज पावर। आफ्टर दैट इसी चैप्टर में एक और टॉपिक रहता है वर्क, पावर, एनर्जी। ये सब टॉपिक खत्म होने के बाद एक और टॉपिक रहता है, दैट इज कोलिजन। ओके, तो कोलिजन, let's start about this. Here it is the notes on collision. तो समझेंगे एक के बाद एक ठीक से। इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, कुछ इसके टाइप्स जानने हैं, होता क्या है ये, उसके बाद एनर्जी से क्या रिलेशन है, और फिर जानेंगे कि अलग अलग टाइप्स के बारे में फिर मैथमेटिकली फिर एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह बहुत कुछ जाना है। तो कोलिजन एक मान सकते हैं खुद में एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। ओके, सो कोलिजन मतलब टकराना। नॉर्मल वे में अगर बोलें, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, ऐसे ही उसी को हम कोलिजन बोलते हैं। पर फिजिक्स में हम उसको और मतलब परफेक्टली उसको पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। बस दो ऑब्जेक्ट आके ऐसे टकरा गए, कोलाइड कर गए, तो उसी को ही कोलिजन कहेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, कोलिजन इज सेड टू बी अकर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलिजन हम कब कहेंगे, इन दोनों में से, सीरीज इन दोनों में से कोई एक भी अगर होता है, कोई एक भी, तो वहाँ पे हम कोलिजन उसको कह सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ठीक है, आइदर फिजिकली कोलाइड करें, फिजिकली कोलाइड करें, दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट, इधर से ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोलाइड किए, वो कोलिजन होगा। और ये भी हो सकता है path of one object is affected by force exerted by other. ओके, दोनों फिजिकली कोलाइड ना भी करें, पर ये इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया तब जाके इसका पाथ अफेक्टेड हुआ, तो भी हम उसको कोलिजन कहेंगे। ओके, और इसका एग्जांपल हमें मेनली दिखाई देता है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी इन केमिस्ट्री you have studied it in class, in this year 11th class. in physics class 12th में ये आता है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड का मॉडल जहाँ पे रहता है। ओके, वहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, अल्फा पार्टिकल आता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी पाथ उसका अफेक्टेड होता है। ओके, तो उसको भी हम कोलिजन मानते हैं। समझने लायक बात वही है कि बस फिजिकली दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, मतलब ये एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आ सकते हैं एक दूसरे के, तो कोलिजन कह सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, एक का फोर्स दूसरे के मोशन को अफेक्ट करे, तो उसको भी हम कोलिजन कहते हैं। पर यहाँ पे हम जितना भी स्टडी करेंगे, जितना भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जितना भी मैथमेटिकल भी आगे देखना है, हम फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसा ही मतलब कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सो दिस इज कोलिजन। इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, और टाइप्स के बारे में जानने के लिए हमें एनर्जी के बारे में परफेक्टली पहले क्लियर होना चाहिए, एनर्जी टर्म, क्योंकि उसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी थिंग को अगर हम जब टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो अलग अलग बेसिस होता है, ऑलरेडी वी नो दैट। ओके, अदर फॉर डिफरेंट बेसिस, ऑन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बेसिक्स we have to classify something. यहाँ पे हम कोलिजन को क्लासीफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे, एक तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है सीधे 3 डिफरेंट टाइप्स, एक्चुअली 2 टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोलिजन या तो इलास्टिक हो सकता है या इन इलास्टिक हो सकता है। तो कब हम इलास्टिक कहेंगे, कब उसको इन इलास्टिक कहेंगे, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ओके, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है।
अगर ये सब सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके इलास्टिक, कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कॉन्जर्व्ड रहेगा। किसका मोमेंटम? सिस्टम का। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कोलाइड करना है, कोलिजन होगा, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मिला के एक सिस्टम बना है, किसी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं। ओके, वी हैव टू कंसीडर द सिस्टम एंड दिस, फॉर दिस सिस्टम द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जहाँ पे हम थर्ड लॉ को यूज करके प्रूव भी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वहाँ पे एग्जांपल भी हम लेते हैं कोलिजन का, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी इलास्टिक कोलिजन है तो सिस्टम का मोमेंटम, मतलब उसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम जब हम ऐड करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगा, आफ्टर कोलिजन भी वही होगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी वही होगा। एट ऑल द इंस्टांसेस द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मार्क द वर्ड्स प्रॉपरली। ओनली अगर कहते हैं कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन वही मोमेंटम, तो कंजर्व हो गया, नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम किसको मानेंगे? ताकि हर एक इंस्टेंट पे वो मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। जब हम टोटल मोमेंटम निकालें दोनों ऑब्जेक्ट का, सिस्टम का, तो वो कंजर्व्ड रहे, तो ये रहता है। ठीक है, किसमें? इलास्टिक कोलिजन में पहले। फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होना है, आफ्टर कोलिजन भी वही होना है। टोटल एनर्जी, जो भी टाइप्स का एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, हम सभी को टोटल करेंगे, समेशन करेंगे, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ये दूसरा है। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। इस बात पे ध्यान देंगे, ये मेन पॉइंट है, यही पॉइंट है, ताकि ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। सी दिस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मीनिंग है कि बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, अब दोनों ऑब्जेक्ट सपोज दोनों मूव कर रहे हैं इनिशियली, दोनों के पास अपना अपना काइनेटिक एनर्जी है, कोलाइड करेंगे, कोलाइड के बाद भी चलो मूव करने लगे, इलास्टिक कोलिजन है, तो फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इलास्टिक कोलिजन में? बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन भी वही होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। बट ये मोमेंटम की तरह नहीं है कि हर इंस्टेंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व दिखे, नहीं। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बट ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता। इस बात पे ध्यान देंगे, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। जब कोलाइड करते हैं तो कुछ दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है वो पार्ट, सपोज कुछ डिफॉर्मेशन हो गया या कुछ भी, तो किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर वो बैक कर आएगा और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अगेन वही सेम रहेगा जो बिफोर कोलिजन था। बट ड्यूरिंग कोलिजन उन दोनों के साथ इक्वल होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मीनिंग और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व का मीनिंग एक ही नहीं है। ये हर एक इंस्टेंट पे कंजर्व रहेगा, ये बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, इसीलिए कंजर्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट। फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव। 4th पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, जब हम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, कि जिस फोर्स के वजह से वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्सेस दीज आर। तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व होगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं। जैसे कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, वो सब वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, और इसके अगर हम एग्जांपल्स में बात करें तो मोर क्लियर होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जैसे हैं, उनके बीच में कोलिजन, आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन इलास्टिक होता है। दो ग्लास बॉल सपोज टकराए तो वहाँ पे उतना फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होगा, इलास्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए। देन सी इन इलास्टिक कोलिजन, सी द पॉइंट्स, ये सेम मोमेंटम कंजर्व्ड
और टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है एक सिस्टम के लिए, हम ऑलरेडी डिस्कस किए ही थे पहले। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। इसी पॉइंट से ये डिफरेंशिएट हो जाता है इससे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होता, लॉस होता है। हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे कैसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे हम निकालते हैं। ओके, पर यहाँ पे इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बस बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, नॉट कंजर्व्ड, कंजर्वेशन इसका नहीं हो पाता। यहाँ पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे वो कंजर्वेटिव नहीं होते, मतलब कंजर्वेटिव हो भी सकते हैं पर कुछ ना कुछ तो नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, या तो हर एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, सम और ऑल फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि दो व्हीकल्स टकराते हैं, एक कार इधर से एक कार उधर से ढाएं ऐसे टकराए, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा वहां पे, दोनों बॉडी जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन रहेगा। ओके, जैसे कि अब ये चौक है, मैं इसको फ्लोर में जोर से मारूंगा, दीवार में जोर से मारूंगा, वॉल में, फ्रिक्शन होगा कि नहीं, नॉन इलास्टिक। ओके, इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं इनइलास्टिक के। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका ही एक पार्ट मान लो, हम डिफरेंशिएट ये दोनों में कर रहे हैं, इसका एक पार्ट। ओके, कि परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाएं, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, और फिर जब वो मूव करने लगेंगे आफ्टर कोलिजन एक ही वेलोसिटी से। ओके, ये बॉडी आया इस तरफ से ऐसे दाएं से टकराए और फिर एक साथ मूव करने लगे, इस तरफ या इस तरफ, किसी तरफ भी। ओके, तुम लोगों में से कोई दौड़ते दौड़ते गया, किसी एक ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रॉली भी लगा हुआ है उसके साथ, और ट्रॉली के ऊपर कूद गया, कोलिजन हुआ, अब ट्रॉली के साथ चलो, एक बॉडी बन जाओ दोनों मिलकर स्टिक करके, अब कॉमन वेलोसिटी से चलोगे। ओके, अगर ये होता है तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये हमने इसको मतलब एक बेसिस पे कुछ टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया। ओके, अब क्या करते हैं, एक और बार इसको हम डिवाइड करते हैं कुछ टाइप्स में। ये एक बेसिस हो गया कि एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, इन सभी बातों को देखते हुए हमने इस तरह से डिवाइड किया। अब और दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं हेड ऑन, और उसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। दूसरा होता है ऑब्लिक से दिस, दूसरा होता है ऑब्लिक, और इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। ओके, ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स में, हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होगा, देखो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, जिस लाइन पे, एक ही लाइन पे दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन, एक ही लाइन पे दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद जब मूव करेंगे तो उसी लाइन में फिर मूव करने लगेंगे। पहले ये दोनों बिफोर कोलिजन जिस लाइन पे मूव करते थे, आफ्टर कोलिजन अगेंस्ट उसी लाइन पे मूव करने लगेंगे। ये होगा हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। क्लियर है? ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे टू डायमेंशनल होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आया इधर, इससे टकराया, टकराने के बाद एक इधर गया एक उधर गया। ओके, एक ही प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम प्लेन में रहेंगे, बट लाइन ऑफ सेम नहीं रहेगा, प्लेन में है इसलिए 2D है। ओके, तो इस तरह से हम और दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए इसको, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, अब हमें देखना है, मैथमेटिकली पूरा एक्सप्लेन करते हुए जाना है। पहले हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में अब हम देखेंगे। ओके, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखते हैं। ओके, तो हेड ऑन का मतलब है वन डायमेंशनल, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है हमने देख लिया, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ठीक है, तो सपोज ये एक बॉडी है, अब हेड ऑन कोलिजन होना है तो एक ही लाइन पे मूव करते रहेंगे, और ये दूसरा बॉडी है, इसका नाम है ए,
इसका नाम है बी। ए बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है विथ इनिशियल स्पीड u1 सपोज, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है विथ इनिशियल स्पीड u2, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं दोनों, एक ही डायरेक्शन पे भी चले। अब देखो इन दोनों को कोलाइड करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होना ही पड़ेगा, क्या है वो, कि u1 जो है वो u2 से ग्रेटर हो, ये तो चाहिए ऑलरेडी। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा तो यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, तो ये ग्रेटर है। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, कोलिजन हुआ, दोनों टकराए, ए और बी कोलिजन हुआ। ये बिफोर कोलिजन, चलो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये बिफोर कोलिजन का केस। ये ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के बाद फिर सेपरेट हो गए और फिर मूव करने लगे। ये ए जो है ये मूव करने लगा v1 स्पीड से और बी जो है वो मूव करने लगा v2 स्पीड से। अब हेड ऑन कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन ऑल्सो उसी लाइन पे मूव करेंगे, है कि नहीं। तो बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो था इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व्ड। बिफोर कोलिजन देखो मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, पहले का हो गया m1 u1 इसका मोमेंटम प्लस उसका कितना m2 u2 इसका मोमेंटम हो गया, इट इज इक्वल टू आफ्टर कितना होगा मोमेंटम टोटल m1 v1 प्लस m2 v2, है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड, ओके। यहाँ पे चलो m1 को एक साथ रखो, दैट इम्प्लाइज m1, तो यहाँ पे हो गया u1 माइनस v1, ठीक है, इट इज इक्वल टू देन हियर इट इज m2, उस तरफ अगर m2 रहेगा तो ये बन गया v2 माइनस u2, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1 इट इज। अब क्या है, इलास्टिक है, यस, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल कितना, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज देखो दोनों साइड से हाफ पूरा कैंसिल हो गया। अब m1 को एक साथ रखो, तो m1 कॉमन गया तो इधर बनेगा u1 स्क्वायर, ये इधर आया माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर गया m2 कॉमन, सो इट इज v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसको देखो क्या लिख सकते हैं, m1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज इट, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, क्लियर है। हियर इट इज m2 कॉमन, v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, इसको दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमें मिला मोमेंटम कंजर्वेशन से, इक्वेशन 2 मिला काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ओके, या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, मैं इधर इसको मिटा रहा हूँ। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, LHS RHS सेपरेटली डिवाइड करो। 2 डिवाइडेड बाय 1 देखो क्या बनेगा, m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 कैंसिल, बाकी क्या रहा, हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, क्या रहा u1 प्लस v1, सीरीज u1 प्लस v1, इस तरफ क्या रहेगा, ये कटेगा तो v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, ओके। दैट इम्प्लाइज अब u वाले टर्म को एक साथ रखो, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये मिला हमें, है कि नहीं, ठीक है। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1।
अब देखो इसमें समझने के लिए ट्राई करो। क्या हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो है मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का, वो रिलेटिव वेलोसिटी बताया गया है। अगर मैं u1 माइनस u2 लिखा हूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन, है कि नहीं? ऐसे ही होगा। u1 माइनस u2 मतलब a का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू b बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म पे। इसी चीज को एक दूसरे वे में हम लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे के पास पहुंचते टाइम जो रिलेटिव वेलोसिटी था, पहुंचने के बाद फिर सेपरेट हुए तब जो रिलेटिव वेलोसिटी था, इसको हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये इलास्टिक कोलिजन में ही होता है। इसको भी एक कंक्लूजन मान लो, इलास्टिक कोलिजन का एक कंक्लूजन मान लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमें कुछ मिला हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से। इतने में नहीं रुकेंगे, कुछ और भी यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करना है। क्लियर है? आई होप ये सब नोट कर लिए हो, नहीं किए हो तो पॉज करो, नोट करो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैं रखता हूं, बाकी सब मिटा रहा हूं। हमें अभी तक क्या मिला है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से हम इसको लेके यूज कर देते हैं। अच्छा, यहां से v2 को निकालो तो v2 इक्वल टू कितना लिखेंगे? हाँ, u1 माइनस u2 प्लस v1, इतना लिखेंगे v2 इक्वल टू। क्लियर है? अब इसको लेके मोमेंटम वाले इक्वेशन में यूज कर दो। मोमेंटम वाला इक्वेशन मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये मोमेंटम वाला इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन। इस v2 के जगह पे इसको पूरा यूज कर दो। क्या बनेगा देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के जगह पे इसको लिख दो u1 माइनस u2 प्लस v1। ओके, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम v1 को निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा सोचो कि बिफोर कोलिजन हमें वेलोसिटी मालूम है, वी हैव दैट डाटा, मास मालूम है, हमें निकालना है कि आफ्टर कोलिजन बॉडीज का वेलोसिटीज क्या बनेगा इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में। v1 को निकालना चाहते हैं। देखो ये क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, इतना बनेगा। दैट इम्प्लाइज v1 वाले टर्म को एक साथ रखो, ये दोनों हैं उसको हम एक साथ रख देते हैं। तो देखो m1 प्लस m2 कॉमन गया, v1 कहाँ से ये हुआ, इन दोनों से, v1 कॉमन m1 प्लस m2, इसको यहाँ पे रखा मैंने। अब बाकी जो है एक साथ रखते हैं, मतलब इसको इधर लाके लिखते हैं, इसको इधर लाके, सी दिस m1 माइनस m2 इंटू u1 होगा कि नहीं, ये इधर आया माइनस होके m1 माइनस m2 u1 हुआ कॉमन, बाकी दोनों में सी दिस m2 u2 इधर आके प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 2m2 u2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज v1 यू विल फाइंड हाउ मच, इसको लेके डिवाइड कर दो, इसको हम लिख रहे हैं, उसको पहले लिख देता हूँ, चलो 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया u2 के साथ प्लस, अब इसको लिखता हूँ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया u1 के साथ। तो ये फॉर्मूला हमें मिला फर्स्ट बॉडी के लिए, ए जिसको हमने कंसिडर किया उसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना होगा, ये हमारा फॉर्मूला मिला पहले बॉडी के लिए, v1 मिला। इसी तरह से हम v2 निकाल सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से। क्या करेंगे बस उसके लिए, यहां से v1 इक्वल टू निकालेंगे, जैसे v2 इक्वल टू लिखे हैं v1 को निकालो लेके यहां पे यूज कर दो, ठीक है, v1 को निकालो लेके यहां पे यूज कर दो। और इसी तरह से जब हम अरेंज करते हुए चलेंगे तो हमें v2 कितना मिलेगा देखो, ओके, वो ट्राई करना खुद से, उतना तो मैथमेटिक्स सभी को आता है, आई नो, ओके। इसको जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हुए गए और फाइनली ये फॉर्मूला हमें मिला, उसी तरह से हमें v2 मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, v2 इक्वल टू हमें मिलेगा, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये बनेगा 2m1 था तो ये बनेगा 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सी दिस m1 प्लस m2 इनटू यहाँ पे होगा u1, ओके, ये कैलकुलेट करके देखना। फिर यहाँ पे तुम्हारा आएगा m1 माइनस m2 है, यहाँ पे तुम्हारा आएगा m2 माइनस m1, देखना m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ओके, और इसके साथ आएगा तुम्हारा u2, इसके साथ u2 आएगा, ओके, कैलकुलेट करके देखना इसको, इसके साथ u2 आएगा, ठीक है ये फॉर्मूला। तो v1 v2, तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी कितना बनेगा आफ्टर कोलिजन, हम इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूला। कुछ इंटरेस्टिंग सा केसेस देखते हैं ये दोनों फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। मान लो कि दोनों मासेस सेम हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये पहला एक पॉइंट हम देखते हैं। मान लो कि दोनों बॉडी के मासेस क्या है, सेम है। अच्छा, अगर सेम है तो v1 v2 निकालो तो कितना हुआ देखो, v1 कितना होगा, सेम है तो m1 माइनस m2, ये जीरो हो गया सीधे, दोनों मासेस सेम, जीरो, ये टर्म गया। यहां से देखो 2m बाय 2m सेम है ना, 2m बाय m प्लस m मतलब 2m बाय 2m कट गया तो कितना रहेगा, u2 रहेगा। कैलकुलेट करके देखो, दोनों मासेस को m लिख दो, इस सब जगह पे m लिख दो, ये जीरो हो गया, 2m बाय 2m कट गया तो u2, ओके। अब v2 निकालो तो v2 इक्वल टू सी दिस, ये जीरो होगा अगेन, ये दोनों सेम, 2m बाय 2m अगेन, तो ये हो गया u1। क्या हो रहा है देखो, तो अगर दोनों मासेस सेम है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जा रहा है, देखो वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है। जो बॉडी ए बॉडी जिस स्पीड से जा रहा था कोलिजन के बाद बी जाएगा उस स्पीड से, बी बॉडी जिस स्पीड से जा रहा था कोलिजन के बाद ए उस स्पीड से जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है वेलोसिटी, अगर मासेस सेम है तो। अच्छा, और केसेस देखते हैं यहाँ पे। सपोज दोनों मासेस सेम हैं, दोनों मासेस सेम हैं और जो दूसरा बॉडी है वो रेस्ट में है, सेकेंड ये पॉइंट लिखते हैं, दोनों मासेस सेम, दूसरा बॉडी रेस्ट में, सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। रेस्ट में है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, u2 इक्वल टू 0, है कि नहीं, रेस्ट में है तो u2 0। अब देखो तो क्या मिलेगा, v1 इक्वल टू क्या मिलेगा, u2 0, ये पूरा कट गया, यहाँ पे दोनों मासेस सेम तो पूरा 0 हो गया, v1 0, v2 निकालो, ये तो 0 हो गया, u2 ये सब पूरा 0 हो गया, तो बाकी क्या रहा 2m बाय 2m, ये u1 हो गया, देखो ये u1। देखो क्या कंक्लूजन आ रहा है, if both the masses are same and second body is initially at rest, then after collision first body will be at rest। अब फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आएगा आफ्टर कोलिजन, और जो दूसरा बॉडी जो कि इनिशियली रेस्ट में था वो मूव करने लगेगा, कितने स्पीड से, फर्स्ट बॉडी ए बॉडी जितने स्पीड से इनिशियली मूव करते हुए आया था उसी स्पीड से आफ्टर कोलिजन बी बॉडी मूव करने लगेगा और फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया, दोनों मासेस अगर
सेम है तो, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो ये सब हमें फॉर्मूला मिला, कुछ कंक्लूजन मिला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फिर बाद में हमें फाइनल वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला मिला, और हमने 2 केसेस भी देख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में और भी कोलिजन के बारे में जानना है। ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, हमें इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानना है। और ये हमने इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में देखा, हेड ऑन, ऑब्लिक में भी देखना है, 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन भी देखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सभी फॉर्मूले नोट करेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।